कागज का बात कर कर रहे हैं। तो नर्सरी वाला लगाता है, गार्डनिंग वगैरह करता है। कहाँ? भड़गांव में। और मान लाते बिलासपुर रायपुर से। बात कर हाँ बात कर लेता हूँ कहाँ से सर? पेपर यहाँ से पेपर। नमस्ते जी। काव्य प्रकाश को देखिए। नमस्ते सर। सेमेस्टर के अलग है लेकिन मोला याद नहीं है मैं कौन कौन रजिस्टर देखते प्राइवेट वाले जांचे रहे हैं। सेमेस्टर के भी जांचे है ना, सेमेस्टर के भी जांचे है ना, 5-6 पेपर जांचे हैं सेमेस्टर के। यूजी और पीजी के लिए एक एक कर तब हुआ जी। यूजी की नहीं जांचे, नहीं हाँ बीए की नहीं जांचे। मतलब पीजी के जांचे थे देमा पीजी के कर देबे। पीजी प्राइवेट और सेमेस्टर वाला जांचे। सेमेस्टर ला देमा अलग, सेमेस्टर अलग। अब बाकी एक में कर देबे। 15 रुपये रेट से बनवा के मन कर 25 सेमेस्टर 25। अरे मास्टर कहा ना 25 से देगा। ये दे लिखा है देती ये दे, ये पीजी न्यू पैटर्न 25 रुपये। हमन के न्यू पैटर्न में अब मिनिमम हमें 200 रुपये मिले, दूठी रही तब काफी 2 कॉपी से तो 200 रुपये देना ही देना है, चाहे 50 के जांचे। इतना होना चाहिए ना सेमेस्टर के माँ। और एमा के 100 रुपये है तो उसना तो बल्लू करोड़पति बन जी हो। बड़ा कन पेपर जांचे हिंदी सहित अलग अलग नहीं गा। मान लीजिए मोर मार शास्त्र में हाँ मान लीजिए 4 स्टूडेंट एक कॉपी है या 4 तो कॉपी 15 रुपये होते हैं। हाँ तब बोलो 100 रुपये दी। 200 25 रुपये वाला में रही तो 200 सेमेस्टर के रही। चाहे 4 कॉपी रही 5 कॉपी तो 200 रुपये मिलना अनिवार्य है। हाँ 200 से ज्यादा होते तो रेट हिसाब से गुड़ा हो जाए। माने यदि वो बंडल खोले तो माने तो सेमेस्टर 200 और बिना सेमेस्टर 100 रुपये। लो मैं क्लास लेके ना लो भर के आते सर हो जाए ना। हाँ हो जी विकास अब काका मंडित मान के होते दुर्गा काम भर के 35 का यहाँ भूगोल डिपार्टमेंट में सब बोल रहे दे रहे आसमानी तो पूरा भी काम हो गए पूरा यहाँ। हाँ और दुर्गा दे रहे और साइंस वाला उनके किलो के बाँचे हैं और वहाँ गेल किसी कर आगे हाँ उस दिन दिस में सुधार के ऊपर ऐठी नहीं भेजा कर देखो काम पहले भेज रहे। हाँ और चल दो नहीं तो कोई ना नहीं नहीं भेजो हो तो तब भेज डांट सिया पाई। काव्य प्रकाश का देखिए, आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो
आप फिर से ना पुनः रिवीजन कीजिए उसको, जो बताया गया था उसको ना एक बार फिर से देख लीजिए। CBSE 1 5 जून और दूसरे पेपर। अच्छी जिन सबमिट कैसे करेगा, बाकी उन कैसे नहीं करेगा? सब अपन अपन कुछ नहीं करता है। जब 271 हवे तो मात्र 10,162 स्टूडेंट सबमिटेड देयर आंसर शीट करत हवे। क्या तारीख लास्ट है आंसर शीट सबमिट स्क्रिप्ट? 6 से 10 जून 2021 तक करना है। तो तहु करत इसका नहीं होता ना नहा के ना। शायद ये अपन अपन स्कूल से रही फ्रॉम देयर। क्या लिखा है? डिक्लेरेशन करना है वहाँ से। आप रिजल्ट स्टूडेंट कैन कलेक्ट द मार्क शीट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्कूल। हाँ अब मतलब अपन अपन स्कूल में ही का पेपर लोकल है जैसे हुई ना मत पेपर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू से देखिए, द्वितीय उल्लास को शुरू से देखिए। एक बार पुनः उसको रिवीजन करा देते हैं। जिनके पास पुस्तक नहीं होगा, जो PDF भेजा गया था उसको निकाल लीजिए। देखिए जब द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, इसमें जो काव्य प्रकाश हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा सेमेस्टर से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक जो काव्य प्रकाश पढ़ते हैं उसमें थोड़ा समझना देखना पड़ता है। क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को जो प्रथम उल्लास बताया गया था वह केवल मार्गदर्शन के रूप में बताया गया था। मंगलाचरण श्लोक हो गया, काव्य का हेतु हो गया, काव्य का शक्ति हो गया, काव्य का लक्षण हो गया, काव्य का भेद हो गया। लेकिन जब आगे तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो कठिनाई बढ़ता जाता है। इसका कठिनाई बढ़ता जाता है। क्योंकि शुरू में देखना जो काव्य प्रकाश का भूमिका लिखा हुआ है वहाँ पर बताया गया है कि काव्य प्रकाश का पुस्तक जो है वह गृह गृह लिखा है, मतलब कि घर घर में मिल जाता है। लेकिन इसका जो टीका है वह दुरूह होता है, ऐसे लिखा है। टीका दुरूह मतलब इसका व्याख्या करना, इसको समझना क्या है दुरूह है अर्थात जटिल है, ऐसा बताया गया है। दूसरा उल्लास पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, थोड़ा जटिल है, ज़्यादा जटिल नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर नहीं लगेगा पुनः इसको देखने के लिए। आगे उसके बाद फिर मुख्य जटिलता किसमें आता है? जब आप लोग आगे सेमेस्टर जाओगे, पंचम उल्लास, सप्तम उल्लास, चतुर्थ उल्लास, नवम दसम उल्लास पढ़ोगे, उसमें ज़्यादा मतलब कि कठिनाई जाता है। क्योंकि श्लोक बहुत याद करना पड़ता है। इसमें क्या है? श्लोक बहुत याद करना पड़ता है। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जितना आप लोगों को बताया गया था, अभिहिता अन्विता विधानवाद तक बताया गया था शुरू से, उतना को एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा पुनः रिवीजन करेंगे तो। पहले भी बताया था, इसका क्लास ले रहा था तो आप लोगों को। दूसरा उल्लास में अब शब्द शक्ति से स्टार्ट किया गया, तो ये सब का रीजन है काव्य प्रकाश में। द्वितीय उल्लास में
शब्द शक्ति को क्यों बताया गया है? तो फिर वही प्रथम उल्लास में जो नींव रखा गया था, काव्य का लक्षण रखा गया था, लक्षण के अनुरूप ही उसका क्या रहता है, कार्य रहता है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, तर्क भाषा दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे, तो हाँ, गाय का लक्षण बताया गया था, गौ स्नादमत्वम गौत्वम करके, जिसका गल कंबल है, हाँ, कुगत है, सिर है, पूछ है, वह गाय है। वह गाय है, मतलब लक्षण में पूर्णता घटित हो जाना चाहिए, उसमें दोष नहीं आना चाहिए। 3 प्रकार का दोष बताया गया था, ठीक है, याद आ रहा होगा तो आ रहा होगा आप लोगों को। तो लक्षण में घटित होना चाहिए। तो यहाँ पर काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण बताया है। काव्य का लक्षण बताया गया है ना, प्रथम उल्लास में पढ़े हो, परीक्षा भी में आया होगा तो लिखे होगे। क्या बताया गया था काव्य का लक्षण? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। हाँ, यह लक्षण कर दिया गया। तो लक्षण के अनुरूप ही क्या रहना चाहिए, काव्य रहना चाहिए। लक्षण कर दिया गया, अब उसके अनुरूप ही काव्य रहना चाहिए, तभी तो उसका लक्षण एथेंटिक होगा। तो दोष से रहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा गुण सहित अलंकृति पुनः क्वापी। अलंकार से युक्त है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तद दोषो शब्दार्थो, शब्द और अर्थ दोष से रहित रहना चाहिए। तो जब तक आप शब्द और अर्थ को नहीं जानोगे तो दोष को जानोगे क्या? नहीं जानोगे। शब्द और अर्थ को पहले जानोगे फिर दोष को जानोगे। जैसे उदाहरण के लिए फल है, जैसे कि आम का फल है, आम के फल को आप पहले पहचानोगे, आम के फल को आप पहले पहचानोगे, उसके बाद उसके स्वाद का रसना करोगे, स्वाद को चखोगे तो स्वाद का पता चलेगा। अब आप आम के फल को पहचाने नहीं और उसके स्वाद को पहचानने बोलेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अन्यथा सिद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सफेद झूठ हो जाएगा। उसी प्रकार लक्षण के अनुरूप पूरा का पूरा दस्तोल्लास बना है। ये नहीं कि आचार्य मम्मट द्वितीय उल्लास स्टार्ट किया तो कुछ भी लिखना आरंभ कर दिया, द्वितीय उल्लास स्टार्ट किया तो कुछ भी लिखना आरंभ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये केवल एक ही लाइन में काव्य प्रकाश बना है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापी। जिस प्रकार से हमारे द्वारा मकान निर्माण किया जाता है तो क्या किया जाता है, सर्वप्रथम नींव रखा जाता है, और नींव रखने के बाद में उसके बाद इमारत बनानी स्टार्ट कर देते हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10, मतलब कि 10 मंजिल, 12 मंजिल, जितना बनाते जाएं। तो यहाँ पर काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने क्या किया, नींव तो रख दिया, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापी। अब इसी के आधार पर पूरा का पूरा वो क्या करेगा, बिल्डिंग का निर्माण करेगा, मतलब 10 उल्लास को बनाएगा इसी के आधार पर। तो क्या दोष से रहित रहना चाहिए, तद दोषो शब्दार्थों का, तो तद दोषो शब्दार्थों शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोष से रहित रहना चाहिए, मतलब कि शब्द और अर्थ में दोष नहीं रहना चाहिए, ये बताया गया है पहला पॉइंट काव्य के लक्षण में। तो पहला पॉइंट यह जो बताया गया है काव्य के लक्षण में, दोष से रहित होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का नाम जाने बिना, किसी व्यक्ति को पहचाने बिना, उदाहरण के लिए हम उसके गुण दोष को नहीं जान सकते। मान लिया जाए राम भगवान है, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है, अब उसको उसका नाम ही नहीं जानते राम को, हाँ, वो तो अपने काल में लोप हो गया है, ठीक है, स्वर्ग लोक को, मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया है, उसको जानते भी नहीं रहेंगे तो उसके जो पुण्य कर्म है उससे भी हम क्या रहेंगे, परे रहेंगे, उससे भी हम दूर रहेंगे, उससे उसको भी हम नहीं जान पाएंगे। उसी प्रकार से शब्द और अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक गुण और दोष को नहीं जानेंगे। इसलिए आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास के समाप्ति के बाद जब द्वितीय उल्लास को आरंभ किया तो यहाँ पर शब्द और अर्थ को बताना स्टार्ट किया। हाँ, शब्द और अर्थ को बताना स्टार्ट किया। तो जो शब्द और अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, शब्द और अर्थ पढ़ते हैं,
तो उन्हीं से शब्द और अर्थ से शक्ति भी उत्पन्न होता है, जिसको शब्द शक्तियाँ कहते हैं। जैसे कि हम अर्थ पढ़ते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग 3 माना गया है साहित्य शास्त्र में। पढ़ रहे हैं अभी, वह साहित्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र है ना, तो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग 3 माना गया है। 3 शब्द भी आ जाता है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। 3 शब्द हो गया, 3 अर्थ हो गया। अब इन्हीं से 3 प्रकार के शब्द शक्तियों का निर्माण होता है। जैसे कि अर्थ में वाच्य है पहला, शब्द में वाचक है पहला, दोनों को मिलाएंगे तो अमीधा नामक शब्द शक्ति का निर्माण होता है। जैसे अर्थ में दूसरा लक्ष्य है और शब्द में क्या है, लक्षक, इससे लक्षणा नामक शब्द शक्ति होता है। लिखा है ना पाठ्यक्रम में, लक्षणा तेन सद्विधा पर्यंत करके या लक्षणा तेन सद्विधा तक करके। उसी प्रकार से जो तीसरा व्यंग है अर्थ और शब्द में व्यंजक है, उससे व्यंजना नामक शब्द शक्ति का निर्माण होता है। तो इसी को पूरा का पूरा काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास में बताया गया है। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जिसका जैसा नाम रहता है उसका वैसा कर्म रहता है। हाँ, तो इसका कर्म क्या हो गया, द्वितीय प्रकाश का शब्द और अर्थ और शब्द शक्तियों को बताया जा रहा है। इसका नामकरण क्या कर दिया जाएगा, शब्दार्थ निरूपण। इसका नामकरण क्या कर दिया जाएगा, शब्दार्थ निरूपण या शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, ऐसे। ठीक है। हाँ, तो उसी चीज को बताया गया है। सर्वप्रथम जब हम द्वितीय उल्लास को निकालते हैं तो इसमें 3 प्रकार का शब्द और अर्थ रहता है, उसके स्वरूप को बताया गया है। क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूप माह लिखा है, क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूप माह। जो शब्दार्थ है उसको क्रमबद्ध तरीके से उसके स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या हो गया, क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूप माह का जो शब्दार्थ है, शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ, जो शब्दार्थ है उसके स्वरूप का क्रमेण क्रमबद्ध तरीके से निरूपण किया जा रहा है। उसके बाद सूत्र नंबर 5 आता है। सूत्र नंबर 5 में लिखा है, ईस्यावाचको लाक्षणिका, ईस्यावाचको लाक्षणिका शब्दो अत्र व्यंजक स्त्रिधा। शब्दो अत्र जो शब्द है वह इस त्रिधा 3 प्रकार का रहता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। मतलब वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार का शब्द होता है। यहाँ पर साहित्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र चतुर्थ प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर साहित्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र 3 प्रकार का शब्द मानता है। ठीक है, वाचको, लाक्षणिका, शब्दों, अत्र, व्यंजक, इस त्रिधा करके लिखा गया है। तो यहाँ पर साहित्य शास्त्र हो, सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और आप लोग आगे पढ़ते जाओगे या जिनमें जिज्ञासा है संस्कृत साहित्य से संबंधित और अन्य पुस्तक पढ़ने का, तो अगर वो पढ़ते रहेंगे, साहित्य से संबंधित अन्य पुस्तक इत्यादि का अवलोकन करते रहेंगे, तो आप लोगों को यह मिलेगा कि वाचक और लक्षक 2 ही प्रकार के शब्द अन्य पुस्तकों में माना गया। यहाँ पर साहित्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का, इसमें 3 प्रकार का शब्द माना गया है। लेकिन संस्कृत से संबंधित आप लोग अन्य साहित्य पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि 2 ही प्रकार का मतलब कि शब्द बताया गया। क्या क्या, वाचक और लक्षक। तो यहाँ पर दिमाग में यह डाउट मत करना कि वहाँ पर 3 बताया गया था और यहाँ पर संस्कृत में ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों बताया जा रहा है। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग प्रकार का शब्द क्या है मति उसके अनुसार बताया गया। तो जो तीसरा प्रकार का शब्द शक्ति रहता है, जिसको हम लोग अर्थ के रूप में, व्यंग के रूप में लेते हैं और शब्द के रूप में व्यंजक के रूप में और शब्द शक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति, उसको
नहीं मानती। यह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, केवल साहित्य शास्त्र में मिलेगा, मतलब जो चतुर्थ प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं द्वितीय सेमेस्टर उसी में मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सूत्र नंबर 5 को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ईर्ष्यावाचको लाक्षणिका शब्दों अत्र व्यंजक स्थित था। अत्र, हाँ, शब्दों अत्र, यह शब्द का प्रयोग किया गया। अत्र मतलब कि यहाँ, यहाँ मतलब कि जो काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे हैं वहां पर 3 माना गया है अत्र, और बाकी जगह 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। अलग अलग साहित्य काव्य लिखने वाले विद्वानों के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अत्र मतलब कि अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द को नहीं माना जाता, जो व्यंजक शब्द है तीसरा उसको नहीं माना जाता, केवल क्या वाचक और लक्षक को ही माना जाता है। ठीक है, तो कल के दिन में अगर आप लोग और आगे पढ़ोगे, अगर एमए कर लिए और आगे कोर्स करोगे तो वहाँ पर देखोगे तो डाउट नहीं होना है, इसलिए यहाँ पर शब्दों अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्रम क्रम क्यों बताया गया है, पहले वाचक लक्षक फिर व्यंजक। तो यह क्रम परीक्षा भी में आएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी क्रम में लिखना पड़ेगा, इसी क्रम में बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पहला वाचक बताया गया है, पहला क्या बताया गया है, वाचक। वाचक मतलब कि जो मुख से वाक्य बोला जाता है, जिसको और आगे पढ़ेंगे तो मुख्यार्थ बाद या मुख्यार्थ बोधक है, ऐसा बताया गया है। आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको सबसे पहले रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष आ जाएगा, वो गूंगा मतलब कि खड़ा हो जाएगा आपका चेहरा देखते हुए, कुछ मुंह से शब्द बोलेगा नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो किसी भी शब्द का जब हम लक्षणा निकालते हैं, व्यंजना निकालते हैं, तो सर्वप्रथम उस शब्द को सुनना पहला क्या रहता है, पहला प्रसंग रहता है। कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसमें हम लोग तर्क वितर्क अन्वय वाद इत्यादि करेंगे, तो उसी को क्या कहा गया है, वाचक कहा गया है। वाचक चाहे शब्द रूप में काव्य इत्यादि में पढ़ें या किसी के मुख से सुने, इसको पहला रखा गया है। अब जब हम वाक्य सुन लेते हैं या वाक्य पढ़ लेते हैं किसी के द्वारा, या काव्य में पढ़ लेते हैं या किसी व्यक्ति के मुख से सुन लेते हैं, तो हम उसका लक्षण निकालते हैं। हम उसका दूसरा क्या चरण आता है, लक्षण निकालने का आता है। जब वाचक और लक्षक से वाक्य का अन्वय का सिद्धि नहीं होता, अब इसमें इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो अन्वय का सिद्धि बहुत आएगा। अन्वय का सिद्धि ऐसा शब्द आएगा, उसका तात्पर्य आप लोग यह मान लीजिए कि किसी के द्वारा कुछ वाक्य बोला गया या किसी के द्वारा कुछ कहा गया, जटिलता से युक्त वाक्य, तो वह क्या हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर अन्वय का सिद्धि नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हाँ, गंगायाम घोषा, ऐसे मतलब उदाहरण आएगी, इसी में आएगा, पढ़ते रहेंगे तो क्या आएगा, गंगायाम घोषा, संस्कृत में दिया है ऐसा उदाहरण, गंगायाम घोषा। हाँ, अब इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो क्या होगा, गंगा में घोष के या फिर अहिरों का बस्ती है, गंगा में घोषों का या अहिरों का बस्ती है गंगा में, ऐसा इसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो अन्वय का सिद्धि नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए गंगायाम घोषा, गंगा में घोष की बस्ती, जो गंगा शब्द कह दिए इसका तात्पर्य क्या होता है, जल प्रवाह। गंगा शब्द कह दिए इसका तात्पर्य क्या होता है, जल प्रवाह। तो जल प्रवाह में कोई बस्ती नहीं बना सकता। ठीक है, जल प्रवाह है, वो भी गंगा के जल प्रवाह, देखने से शांत दिखता है, लेकिन उसका जो धार रहता है, उसका जो वेग रहता है, गति रहता है, वो अत्यंत तीव्र रहता है। तो वहाँ पर आज के समय में देखोगे तो बस्ती या घर या कुटिया बनाना असंभव, कि वहाँ पर जल प्रवाह है, जल बह रहा है, तो वहाँ पर बस्ती कैसे बनेगा। तो यहाँ पर वाक्य समझ नहीं आ रहा है, उसी को लिखा गया है, अन्वय का सिद्धि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लक्षण निकालते हैं, गंगा के तट पर अहिरों का बस्ती, यह क्या हो जाता है, लक्षण हो जाता है। तो लक्षण को हम कब निकाल पाए, जब हम वाचक को सुने, वाक्य को सुने तो लक्षण को निकाल पाए। उसके बाद फिर व्यंजना, लक्षणा के बाद ही व्यंजना का निरूपण होता है। वाच्य सुन लिए, हाँ हाँ, 3 नंबर में जा, 3 नंबर, जब
वाक्य सुन लिए, फिर लक्षणा कर लिए, लक्षणा करने के बाद ही हम क्या है व्यंजक व्यंजना को समझते हैं। तो गंगा के तट में हीरो का बस्ती क्यों है? क्योंकि गंगा नदी क्या है, शुद्ध है, पवित्र है, शीतलत्व है, पावनत्व है। तो पहले के व्यक्ति आदिम काल में देखा होगा नदी के किनारे ही अपना वास बनाते थे, डेरा बनाते थे, जल का सुविधा रहता था, और वो भी गंगा नदी है। तो ऐसा हम उसका व्यंजनार्थ निकालेंगे। इसलिए इसको क्या किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। पहले मतलब कि वाचक का निरूपण किया जाता है, फिर लक्षक का, फिर व्यंग का। इसको हम उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते कि पहला में व्यंग लिख दिए, दूसरा में लक्षणा, तीसरा में वाचक। ऐसा इसको हम क्या है नहीं लिख सकते। इसका क्रमबद्ध तरीका में रखने के लिए कारण है। और सुनना, और समोसा वोसा खा ले जाओ। हाँ, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, क्रम में रखा गया है। अब इसमें एक शंका और आएगा, आप लोग आगे पढ़ते रहोगे तो ठीक है कि एक इसमें और समस्या आएगा जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो। देखिए, जैसे कि वाचक आप अलग शब्द को मानोगे, लक्षक आप अलग शब्द को मानोगे, व्यंजक आप अलग शब्द को मानोगे, ऐसा नहीं है। एक ही शब्द कहीं कहीं पर वाचक रहता है, वही शब्द लक्षक रहता है, और वही शब्द व्यंजक रहता है। और आप लोगों का क्लास ले रहा था तो मैं बताया गया था कि वाचक अलग शब्द है, लक्षक अलग शब्द है, व्यंजक अलग शब्द है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। एक ही शब्द साहित्य शास्त्र या काव्य में पढ़ते हैं तो एक ही शब्द क्या रहता है, वही शब्द वाचक रहता है, लक्षक रहता है और व्यंजक रहता है। ठीक है, जैसे कि एक ही व्यक्ति रहता है, एक ही व्यक्ति रहता है, वह व्यक्ति कभी पढ़ता है, कभी पढ़ाता है, हाँ, कभी वाचक रहता है, कभी पाठक रहता है। तो उसको वाचक भी नहीं कह सकते, पाठक भी नहीं कह सकते, उपाधि के भेद पर हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, एक ही रहता है। तो जो शब्द रहता है वह एक ही रहता है। वह समयानुसार क्या रहता है, कभी वाचक रहता है, कभी लक्षक रहता है, कभी व्यंजक रहता है। ठीक है, तो अलग अलग इसको नहीं मान सकते। या क्या हो गया, शब्द हो गया। इसी प्रकार से 3 प्रकार का अर्थ भी माना गया है। सूत्र नंबर 6 पढ़ोगे, वाच्यात तथा इसु लिखा है। हाँ, तो वही 3 प्रकार का अर्थ, 3 प्रकार का अर्थ, वाचक, लक्षक तथा व्यंजक। इसके बाद आगे आप लोगों को बताया जा रहा था कि जो तात्पर्य अर्थ है, सूत्र नंबर 7 देखो, इसमें जो भेजा गया है उसमें तात्पर्य अर्थ के सूचित परीक्षा में आता है कभी कभी। हाँ, तात्पर्यो अर्थो के सूचित। अभी परीक्षा में आ गया तो ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अभिहिता अन्वयवाद और अन्विता विधानवाद, उसी को इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो 3 प्रकार का अर्थ है, लेकिन चौथा प्रकार का अर्थ किसी के द्वारा माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, मीमांसावादियों के द्वारा माना गया है। ठीक है, मीमांसा, जैसे कि दर्शन शास्त्र पढ़ते हो, काव्य शास्त्र पढ़ते हो, उसी प्रकार से मीमांसा शास्त्र भी रहता है। आप लोगों को बताया था राजशेखर का काव्य मीमांसा। तीसरा सेमेस्टर से शायद तक पढ़ना स्टार्ट करोगे आप लोग, तीसरा सेमेस्टर से। तो तात्पर्य नामक चौथा अर्थ माना गया है मीमांसावादियों के द्वारा, उसको बताना स्टार्ट किया गया है। जो तात्पर्य अर्थ नामक जो चौथा प्रकार का अर्थ माना गया है वह 2 प्रकार का रहता है। क्या क्या, अभिहिता अन्वयवाद और अन्विता विधानवाद। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा, शुरू से यहाँ तक सिंपल है। आवाज तो नहीं दे रहा है, हेलो हेलो हेलो, कैसे टिकेश्वर, एक और कौन जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, नीतू, नीतू कहाँ, राजकुमारी कहाँ है, सत्या है, नीतू। हाँ, समझ में आया यहाँ तक, फिर से रिवीजन कराए हैं। हाँ, अब इसके बाद अगला लिंक भेजूंगा, अगला लिंक भेजूंगा, अगला क्लास होगा, उसमें क्या बताएंगे, सिर्फ अभिहिता अन्वयवाद और अन्विता विधानवाद, दोनों में कंफ्यूजन होता है सबको। दोनों को कॉन्सेंट्रेट करके मतलब कि तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ेंगे। ये नहीं कि परीक्षा में अन्विता विधानवाद लिखना है और आप अभिहिता अन्वयवाद को लिख रहे हो। हाँ, दोनों का मतलब कि कुमारी और उनके अनुयायी पार्थसार मिश्र है, ठीक है, अभिहिता अन्वयवादी है, और प्रभाकर गुरु और उनके जो अनुयायी है शालिक नाथ मिश्र, ये अन्विता विधानवाद को मानने वाले हैं। तो दोनों का
कंपेयर करके पढ़ेंगे, आगे लिंक जाएगा उसमें, ठीक है। इतना में किसी को कुछ प्रश्न करना है? किसी को कुछ प्रश्न करना है इतना में जी? ठीक है सर। हाँ, क्या समझ गए? देख के लिखते हो परीक्षा में, इस बार अब लिखना ना परीक्षा दिला के यहाँ बैठ के, तो समझ में आया कि नहीं वो पता चलेगा रिजल्ट निकलने के बाद में। ठीक है, देखते रहो, नहीं समझ आएगा उसको पूछना। चलो।